Hello students, how are you? I hope all of you are happy and healthy and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MK। तो फ्रेंड्स ज्योग्राफी की ये वीडियो नंबर 2 है। धुआं इसमें सारे प्रश्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको जरूर वीडियो देखनी चाहिए बिना स्किप के एंड तक पूरा। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आप चाहो तो प्रश्नों को नोट भी कर सकते हो। तो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, प्लेट विवर्तनिक या फिर पेंटोग्राफ। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूविज्ञान। देखिए भूविज्ञान में पृथ्वी का जो निर्माण करने वाली चट्टानों और उनकी प्रक्रिया तथा उनके विकास का अध्ययन किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुनामी नाम किसे दिया गया है? भूकंप, चक्रवात, ज्वारीय तरंग या फिर समुद्र के नीचे की तरंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आजकल ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के नीचे की तरंगे। इन्हीं को जो है सुनामी नाम दिया जाता है। और देखिए प्लेटों के टकराने से भूकंप उत्पन्न होता है और यह क्रिया तब जब महासागरों में उत्पन्न होती है तो सुनामी में बदलती है। और सुनामी का जो ज्वारीय तरंग है इनसे कोई भी संबंध नहीं होता है। यदि आप इसका आंसर जो है विकल्प नंबर सी सोच रहे होंगे तो भाई साहब आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भूकंप के परिणाम को मापने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोग्राफ, पेंटोग्राफ, आर्गोग्राफ या फिर सिस्मोग्राफ। आपने बहुत बार इस प्रश्न के बारे में अक्सर सुना होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ। और देखिए फ्रेंड्स, जो भूकंप विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? फ्यूजियामा, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट एटना या फिर माउंट किलिमंजारो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। और ये कहां पर है? तो फ्रेंड्स ये जो है इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो में है। याद रखिएगा, इक्वेडोर की राजधानी क्या है? क्वेटो। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो इक्वेडोर है ये भूमध्य रेखा पर सबसे पश्चिमी देश है इक्वेडोर, जिसकी कैपिटल है क्वेटो। चलिए, और जो माउंट फ्यूजियामा है ये जापान में है, जबकि माउंट एटना ये इटली के सिसिली द्वीप पर है। किस पर? सिसिली द्वीप है, इटली का उस पर स्थित है। और जो माउंट किलिमंजारो है, तो फ्रेंड्स माउंट जो किलिमंजारो है यह क्या है? यहां कहां पर है? यह तंजानिया में है। तंजानिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, माउंट कोटोपैक्सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? जबरदस्त धुआं प्रश्न है। पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, वाताग्रीय वर्षा या फिर संवहनीय वर्षा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवहनीय वर्षा। तो देखिए जो भूमध्यवर्ती जो क्षेत्र हैं, जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, तो फ्रेंड्स उनमें जो गहन वाष्पन होता है। गहन वाष्पन क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स वहां पर सूर्य की जो किरणें होती है पूरे वर्ष सीधी पड़ती है और अधिक टेम्परेचर के कारण यहां पर क्या है? अधिक वाष्पन होता है और अधिक वाष्पन के कारण यहां पर वर्षा अधिक होती है और ऐसी वर्षा को हम कहते हैं संवहनीय वर्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? केन्या, चिली, कांगो या फिर लीबिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिली। तो देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका के चिली में, कहां पर है चिली? दक्षिण अमेरिका में है। कि चिली में स्थित जो अटाकामा मरुस्थल है यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। याद रखिएगा, ये जबरदस्त भाई साहब धुआं प्रश्न है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अटाकामा मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो भाई साहब अटाकामा जो मरुस्थल है, जो कि संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, साइबेरिया का टैगा वन, मानसून वन या फिर यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय वन। जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइबेरिया का टैगा वन। जो साइबेरिया का टैगा वन है यह भाई साहब विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला अर्थात ढकने वाला सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। और टैगा का अर्थ क्या होता है ये भी पढ़ लीजिए। टैगा का अर्थ होता है शंकुधारी वन। और यह शंकुधारी बायोम है जिसमें क्या क्या? पाइन, स्प्रूस और लार्च जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से? पाइन वृक्ष, स्प्रूस और लार्च जैसे वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं टैगा के वनों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, जिस भाई बहन ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने अर्थात पहली बार विजिट किया है, तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब तभी करना जब आपको हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आए। मैं आपसे बस यही गुजारिश करना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? वायु दाब मापी, आर्द्रता मापी, ताप मापी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, काले वन कहां पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। धुआं धुआं, फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या फिर रोमानिया में? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। जो काले वन है, ब्लैक फॉरेस्ट, वो पाए जाते हैं आपके जर्मनी में। और याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में ये इसका जो क्षेत्रफल है वो विस्तृत है, और यह वन आच्छादित पर्वत श्रृंखला है, और यह वन राइन घाटी के दक्षिण पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। एक बार ये यूपीएससी अर्थात आईएएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, और पूछा गया था कि जो ब्लैक फॉरेस्ट है वह कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई साहब उसके विकल्प में आपको राइन घाटी का दक्षिण पश्चिम भाग भी दिया गया था, और बाकी 3 विकल्प अलग थे। तो उसका राइट आंसर था राइन घाटी के दक्षिण पश्चिम भाग में पाए जाते हैं आपके कौन से? ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता क्या है? वृक्षों का ना होना, न्यूनतम उत्पादकता, अधिकतम जैव विविधता या फिर न्यूनतम जैव विविधता? आप विकल्पों को पढ़कर समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, अधिक जैव विविधता। तो फ्रेंड्स जो अधिकतम जैव विविधता है यही जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है। और मैंने आपको बताया जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी विशेषता होती है कि लगभग ये सदाबहार वन होते हैं, पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ने के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर तापमान होता है पूरे वर्ष अधिक रहता है, और अधिक तापमान होने के कारण यहाँ पर वाष्पन क्रिया अधिक होती है, और वाष्पन क्रिया अधिक होने के कारण यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। चलिए अधिकतम जैव विविधता, अधिकतम जैव विविधता मतलब यहाँ पर हरे भरे वन है, और हरे भरे वन होंगे तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मिलेगी, यहाँ पर पशु पक्षी भी ज़्यादा मिलेंगे और वन घने मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। धुआं धुआं, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, मानसून जल वाष्पीकरण क्षेत्र में, मरु क्षेत्र में या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में? देखिए मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं और किन्हें कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। मैंने अभी आपको बताया था कि जो भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है आसपास का, उसमें जो वन पाए जाते हैं उनको सदाबहार या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर जो वर्षा है, वर्ष भर औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तथा टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। और यहाँ पर कौन कौन से? महोगनी, रोजवुड तथा रबड़ जैसे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, ये इसके उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है, इसलिए इसको तो भाई साहब दिमाग में अपना छाप लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना चरागाह कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पूर्वी एशिया या फिर दक्षिण अमेरिका? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में। जो सवाना चरागाह है अर्थात सवाना घास के मैदान है वो आपके अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और अफ्रीका में स्थित कहाँ? उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदानों को ही क्या कहा जाता है? सवाना घास के मैदान। जो अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनको सवाना घास के मैदान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। टैगा का क्या अर्थ है? भाई साहब यहाँ टैगा का पैगा बन गया। तो टैगा का अर्थ क्या है? पर्णपाती वन, शंकु वृक्षी वन, घास स्थल या फिर मरुस्थल? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जो टैगा होता है इसका अर्थ आपसे पूछा गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो भाई साहब इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो शंकु वृक्षी वन होते हैं उन्हीं को भाई साहब टैगा वन भी कहते हैं। और मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि टैगा का अर्थ क्या होता है, तो शंकुधारी वनों को ही टैगा वन कहते हैं। और ये शंकुधारी बायोम है, इसमें कौन कौन से पाइन, स्प्रूस और लार्च जैसे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मृदा का लवणीकरण किस कारण से होता है? पीड़कनाशी, भूमि कटाव, अत्यधिक सिंचाई या फिर फसल आवर्तन? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक सिंचाई के कारण ही मृदा का लवणीकरण अधिक होता है। क्योंकि
क्यों होता है? क्योंकि पानी के लवणीकरण होने पर मृदा पर नमक की परत जम जाती है और सिंचित भूमि पर वाष्पीकरण होने के कारण मृदा अपारगम्य बन जाती है। जबरदस्त भाई साहब, धुआं धुआं प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कॉफी क्या होती है? उपोष्ण झाड़ी होती है, उष्ण शीतोष्ण झाड़ियां होती है, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी होती है, या फिर ठंडी शीतोष्ण झाड़ी होती है? जो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय झाड़ियों को ही कॉफी कहते हैं। जो कॉफी होती है एक तरह का उष्ण कटिबंधीय झाड़ी का पौधा होता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, कॉफी क्या है? एक उष्ण कटिबंधीय उच्च जड़ी का पौधा है जो 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जाती है। और ब्राजील में जो साओ पोलो नाम की एक जगह है, साओ पोलो को विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। यहां पर देखिए आपका एक प्रश्न और बन जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का कहवा पात्र कैसे कहा जाता है, तो भाई साहब ब्राजील का जो साओ पोलो है, इसी को जो है क्या कहा जाता है? कहवा पात्र कहा जाता है। और आप जानते हैं कि ब्राजील पूरे विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व के सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? सी आइलैंड, अपलैंड, अमेरिकन, मिस्त्री, इजिप्शियन, या फिर शॉर्ट स्पेशल इंडियन? क्वेश्चन भाई साहब कई बार पूछा गया है, ऐसे नहीं मैं क्वेश्चन कहीं से लेकर आता, बड़े ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, बड़ा ही मैं पूरा निचोड़ लेकर आता हूं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सी आइलैंड। देखिए जो सी आइलैंड है ये, इसी को जो है विश्व के सबसे अच्छे अर्थात सर्वोत्तम कपास की किस्म कहा जाता है। अर्थात सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? सी आइलैंड। तो देखिए यहां पर पढ़िएगा, कपास की किस्में रेशे की लंबाई, उत्तमता, चमक और विशेषताओं के अनुसार निर्धारित होती है। देखिए जो कपास की किस्म होती है वो रेशे की लंबाई पर, उसकी उत्तमता पर, उसकी चमक पर और उसकी विशेषता के अनुसार पर निर्धारित होती है। और छोटे और मध्यम रेशों वाली किस्म की अपेक्षा जो लंबे रेशे वाली किस्म होती है वो सर्वोत्तम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? चना, मूंगफली, कपास या फिर पटसन? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो चना है यह है भाई साहब रबी की फसल है। बाकी क्या है? बाकी खरीफ की फसल है, मूंगफली, कपास और पटसन। चना रबी की फसल है जिसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर, तथा कटाई कब होती है इसकी? मार्च अप्रैल में होती है। और जो मूंगफली है, कपास है और पटसन है, मैंने आपको बता दिया ये सब कौन सी है? ये सब खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर कनाडा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ही भाई साहब पूरे विश्व में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश है। और विश्व के ऊन उत्पादन में 25% देखिए कितना, 25% पूरे विश्व का ऑस्ट्रेलिया का है। इसमें किसमें? इसकी उत्पादकता में किसका 25% भाग है? किसका? ऑस्ट्रेलिया का ऊन के उत्पादन में। और यहां पर उच्च गुणवत्ता युक्त ऊन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? बताइए, घाना, ब्राजील, आइवरी कोस्ट या फिर नाइजीरिया? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन नंबर सी, आइवरी कोस्ट। यदि आप यहां पर ब्राजील चले जाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर सी है आइवरी कोस्ट, यह है कोकोआ के उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश है, अर्थात सबसे आगे है। और देखिए यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और कोकोआ से क्या बनाई जाती है? चॉकलेट बनाई जाती है। और यह क्या है? एक पेय पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि विश्व का जो सबसे बड़ा जो कॉफी का उत्पादक देश है वह आपका है ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ब्राजील में कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा। ये भाई साहब आप छाप लीजिएगा बिल्कुल इसको। तो आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है अक्सर कि ब्राजील के कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब फजेंडा दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैंने बहुत बार बताया कि फजेंडा जो है वो ब्राजील में कॉफी उत्पादन के बागानों को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? वायुदाब मापी, आर्द्रता मापी, ताप मापी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए जो पवन वेग मापी है, इसे पवन वेग को क्या पवन वेग मापी से मापा जाता है। और पवन वेग मापी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अधिकांश जो प्रक्षेपशालाओं में कण पवन वेग मापी का प्रयोग किया जाता है। आपसे यहां पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि अधिकतर प्रक्षेपशालाओं में जो है किस पवन वेग मापी का प्रयोग किया जाता है? तो भाई साहब कण पवन वेग मापी का प्रयोग किया जाता है। वैसे ये कई प्रकार की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज का क्विज क्वेश्चन आपके लिए है, चरागाह को पंपास निम्न में से कहां कहा जाता है?
अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ब्रिटेन में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? धुआं प्रश्न है। यदि आप जानते हैं तो इसका सही उत्तर बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी मेहनत आपको कैसी लगी है? यदि आपको वाकई ईमानदारी से अच्छी लगी हो तो आप फ्रेंड्स तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा, थम्स अप दिखाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताना हमें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो और आप एग्जाम हॉल में बार बार बैठने से बच सकें। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।